हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, माय एरोगेंट पार्टनर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि विंग सोचता है नहीं, अगर मैं ड्रिंक करने के बाद वांग जी को सॉरी कहूँगा तो वो सोचेगा कि मैं ये सब पी के कह रहा हूँ। अब आगे इसलिए नहीं, मैं वांग जी से माफ़ी मांगूंगा, उसके बाद पीऊँगा। यही सोचते हुए विंग वहाँ बैठा रहता है। तभी वांग जी की भी एंट्री हो जाती है और वो विंग को ढूंढते हुए उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, अब बताओ क्या ज़रूरी बात है। विंग शॉक होकर कहता है, ओह तुम आ गए। हाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले ड्रिंक। वांग जी कहता है, नो थैंक्स। विंग कहता है ओके, और फिर विंग अपने मन में कहता है, बोल दे विंग, बोल दे, वांग जी को सॉरी बोल दे, बोल दे। तभी विंग कहता है, कैसे बोल दूँ यार, रुको, मुझे थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करने दो। वो यही सोच रहा था और अपने हाथों से खेल रहा था। वही वांग जी देख पा रहा था कि विंग आज नर्वस है, और क्यों है ये वांग जी को पता नहीं था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें कुछ कहना है या फिर मैं जाऊं। विंग कहता है नहीं, और फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल फेस पर लाते हुए कहता है, मेरा मतलब अभी तो मुझे तुमसे बात करनी है ना। वांग जी कहता है, फिर बोलो ना। विंग अब ऑकवर्ड सा होकर कहता है, वांग जी वो क्या है ना, मैं तुमसे सॉरी और थैंक यू बोलना चाहता था। वांग जी कहता है, ओह तो तुम सॉरी और थैंक यू बोलना चाहते थे। विंग कहता है, हाँ तो क्या नहीं बोलना चाहिए था। वैसे भी मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी और मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन वांग जी मेरी इतनी भी ज़्यादा गलती नहीं थी जितना तुमने मुझे सुनाया। हाँ मैं मानता हूँ कि उस दिन तुम्हारे प्रपोज करने के बाद मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि उस समय तक मुझे अमीरों में और गरीब में फ़र्क महसूस होता था। इसलिए मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट किया और अपने डैड से कहकर तुम्हें कॉलेज से निकलवाया, इनफैक्ट घर से, शहर से भी निकलवा दिया। मगर वांग जी ये भी उतना ही सच है कि मुझे नहीं पता था कि अंकल कुरेन तुम्हारे डैड है, वरना मैं तुम्हारे साथ उस तरह का बिहेव नहीं करता, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे डैड ने मेरे लिए तुम्हें और तुम्हारे डैड को हर्ट किया। आई प्रॉमिस वांग जी, मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं भी क्या करता वांग जी, तुम तो जानते हो ना, मैं बहुत ही रिच फैमिली से था, और फिर मैंने बचपन से जो देखा जो सीखा था वही सब किया था। पुअर लोग हमारे बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उस दिन जब तुमने ये जानने के बाद भी कि तुम पुअर हो, तुमने मुझे प्रपोज किया, जिस वजह से मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था और ना ही तुम मेरे बराबर थे। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने डैड से कह दिया था कि उसके लिए आई एम सॉरी वांग जी, आई रियली सॉरी, और थैंक यू इसलिए कि कल तुमने मेरी जान बचाई, मुझे घर पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है, अब बोल दिया। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तो अब मेरी सुनो। मैं जानता हूँ कि कॉलेज टाइम पे मैंने अपनी औकात से बड़े सपने देख लिए थे और उस पर अमल किया, मगर उसमें भी दोस्त तुम्हारा है विंग। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे साथ हंस के बात करने की, मुझे हर जगह अपने साथ ले जाना की। इसका मतलब तुम उस समय मुझे अपना एक चलता फिरता टॉय समझते थे या फिर सर्वेंट। हाँ बताओ विंग, बताओ। विंग कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, उस समय तो हम दोस्त थे ना। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली, हम फ्रेंड थे, वी आर फ्रेंड्स, और हो गया मुझे अपने फ्रेंड से प्यार। और वैसे भी विंग, प्यार स्टेटस नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, प्यार दिल देखता है। और मैंने भी तुम्हारा दिल देखा था, लेकिन तुमने क्या देखा। हाँ, मेरा स्टेटस, मेरा घर, मेरी हैसियत, तुमने ये देखा कि तुमने एक बार भी मेरा प्यार, मेरी फीलिंग ये नहीं दिखाई दी। खैर छोड़ो, तुमसे मैं क्यों ही बात कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं क्यों तुम्हें बेकार में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे तुम्हें माफ़ी चाहिए ना, तो जाओ पहले मेरी मॉम से माफ़ी मांगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल तुमने मेरी माँ का दुखाया है। इसलिए मेरी माँ से माफ़ी मांगो, अगर वो तुम्हें माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और हाँ, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर बार में कोई और ओमेगा भी होता ना, तो मैं ऐसा ही करता जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर विंग फिर से सैड हो जाता है, क्योंकि वांग जी फिर से उसे काफ़ी कुछ सुना के चला गया था, मगर साथ ही ये भी बता गया था कि तुम मेरी माँ से माफ़ी मांगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट तो लेनी ही हुई थी ना। एक तरफ उसका पति था जो टूटी फूटी हालत में था, और दूसरी तरफ उसका बेटा जिसका दिल विंग ने बुरी तरीके से तोड़ दिया था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं।
जहाँ विंग आज एक फ्रेश माइंड के साथ उठा था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि आज से वो इस वेडिंग पर भी फोकस करेगा। साथ ही मिसिस लेन को भी उनसे भी माफ़ी मांगेगा। हालांकि विंग जानता है कि मैडम लेन उसे आसानी से माफ़ नहीं करेगी, फिर भी वो कोशिश करेगा और इसी उम्मीद में वो फिर से लेन मेंशन पहुंचता है और पहले तो अपने काम को करता है और बीच बीच में उसे मौका मिलता है तो वो मैडम लेन के पास जाने के बारे में सोचता है। उससे पहले ही मैडम लेन विंग को इग्नोर करके चली जाती है। अब पूरे 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। विंग अपने काम में मशहूर हो गया। साथ ही उसका काम देखकर लेन फैमिली काफ़ी खुश थे, क्योंकि विंग अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहा था। अब ऐसे ही एक दिन लेन फैमिली अपने घर पर ही थी, जहां मिंग्याओ, सिचेन, कुरेन, लेनी, वांगजी और वेंचिंग भी थी। वो सभी लोग ज्वेलरी डिसाइड कर रहे थे। तभी मिंग्याओ विंग को बुलाता है और उसे ज्वेलरी की पिक दिखाकर पूछता है, विंग, इनमें से कौन सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है। विंग वो ज्वेलरी देखता है और फिर मिंग्याओ को बताता है कि वेंचिंग पर ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी शौक और विंग से पूछते हैं, वेंचिंग पर क्यों? तभी विंग कहता है, वही तो ब्राइट है ना। मिंग्याओ शौक होकर कहता है, क्या? तुमसे किसने कहा कि वेंचिंग ब्राइट है? विंग कहता है, क्या मतलब? क्या वांगजी और वेंचिंग की मैरिज नहीं है? तो विंग किसकी मैरिज है? मिंग्याओ कहता है, विंग, वांगजी और वेंचिंग की मैरिज नहीं है, बल्कि मेरी और सिचेन की है। तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता हो गया और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि शादी किसकी है? विंग कहता है, मैंने भी तो अंदाज़ा लगाया, वैसे भी आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया था कि मैरिज किसकी है। तभी मिंग्याओ कहता है, ओह विंग, तुम भी ना, खैर छोड़ो। अब सुनो, मैरिज मेरी और सिचेन की है, समझे? अब तुम बताओ मुझ पर कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी। अब विंग के लिए ये माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, इसलिए विंग कहता है, मैं अभी आया, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर आज सालों बाद वांगजी को अपने सीने में फिर से पेन फील हुआ, क्योंकि जब विंग ने वांगजी और वेंचिंग का नाम लिया तो उसे बुरा लगा, क्योंकि वांगजी अभी भी विंग को ही पसंद करता है। लेकिन विंग अभी भी ये बात नहीं समझता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो साइड में आकर कहता है, इडियट, गधा, बेवकूफ़। हाँ विंग, तू एक नंबर का इडियट, गधा और बेवकूफ़ है, क्योंकि तुझे काम करवाते करवाते 1 हफ्ता हो गया और तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मैरिज किसकी है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को देख रहा था, वो क्या हरकत कर रहा था, जहाँ विंग खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था, साथ ही अपने बालों को नोचे जा रहा था। और अब ऐसे ही 15 दिन बीत गए थे और अब वांगजी के गगा, उनके दोस्त, यहाँ तक कि वांगजी के सभी फ्रेंड्स सिचेन की बैचलर पार्टी मनाने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले ही विंग को बता दिया था। इसलिए विंग ने उन सबका अरेंजमेंट एक होटल में करवाया था, ताकि वहाँ ये लोग जितनी मर्जी उतनी ड्रिंक करें और वही लुढ़क जाए। अब चैन तो यहाँ नहीं था, इसलिए ये काम भी विंग को ही देखना पड़ रहा था। इसलिए विंग सभी को होटल आने का इनविटेशन देता है और बताता है कि आप लोग यहाँ अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ वेंचिंग, मिंग्याओ, उसके ओमेगा फ्रेंड सभी दूसरे होटल में एंजॉय करने गए थे। मगर इधर सिचेन कहता है, क्यों ना हम अपने अपने पार्टनर को इसी होटल में बुला लें और उन्हीं के साथ बैचलर पार्टी एंजॉय करें। जिस पर सभी कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम सभी अपने अपने पार्टनर को बुलवा लेते हैं। और फिर वो लोग सभी अपने अपने पार्टनर को बुलवा लेते हैं, जिसमें सिचेन ने मिंग्याओ को बुलवाया था। वांगजी का पार्टनर नहीं था और ना ही वेंचिंग का था, लेकिन उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए वेंचिंग भी उस होटल में आ चुकी थी। सोयान ने शाओशेन को बुलाया था और सोंगले ने न्यू सेन को। अब बेचारा विंग वहाँ अकेला था। तभी हम वांगजी के और सिचेन के एक फ्रेंड हेपेन को देखते हैं, जो सीधा अमेरिका से उसी होटल में आया था। और वो भी सिचेन की मैरिज को अटेंड करने आया था। जहाँ हेपेन की नज़र जैसे ही विंग पर पड़ती है, वो तो विंग का दीवाना हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी हेपेन विंग के पास जाता है और विंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। तभी विंग कहता है, यस विंग, मेरा नाम विंग है। हेपेन कहता है, वाह ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आपकी तरह। तभी विंग कहता है, वाह, क्या तुम मुझ पर चांस मार रहे हो? जो सुनकर हेपेन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, ओह, जब आप समझ चुके हैं तो क्या आप मेरा ओमेगा पार्टनर बनना पसंद करोगे? वो क्या है ना, मैंने हर सिटीज़ में टूर किया है, मगर आप जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा मुझे आज तक नहीं दिखा। इसलिए कोई और आप पर लाइन मारे उससे पहले ही मैंने सोचा, क्यों ना मैं ही आपको ट्राई करूं। वैसे हाय, मेरा नाम हेपेन है और मैं अमेरिका से आया हूं। विंग कहता, वाओ, वैसे मेरा अभी कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन आप मुझे
इंटरेस्टिंग लगे। वेल, मैं आपका पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन फ़िलहाल दोस्ती कर सकता हूँ। हैपेन कहता है वाओ इट्स गुड आइडिया। हैपेन कहता है वैसे विंग तुम करते क्या हो? विंग कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हैपेन कहता है ओके, क्या बिजनेस है तुम्हारा? विंग कहता है यही पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का। हैपेन कहता है गुड। इधर ये दोनों बात कर रहे थे, मगर एक शख्स था जो इन्हें घूर रहा था, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वांगजी था, जिसे इन दोनों को साथ देखकर काफ़ी जेलसी हो रही थी, और वो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और अब वांगजी फुल ड्रंक हो जाता है। साथ ही वहाँ आए सभी लोग भी, और वो लोग वही लुढ़क जाते हैं। इधर वांगजी जो नशे की हालत में वॉशरूम जाता है, तो वो देखता है कि विंग वहीं वॉशरूम में था। तभी विंग वांगजी को देखता है। वांगजी जो लड़खड़ा रहा था वो अंदर आते ही गिरने लगता है। तभी विंग कहता है वांगजी, और वो एकदम से वांगजी को पकड़ लेता है। तभी वांगजी नज़र उठाकर विंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है ये कैसा सवाल है वांगजी, लोग वॉशरूम क्यों आते हैं? हल्का होने के लिए ना, बस मैं भी इसीलिए आया था। वांगजी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने सोचा तुम हैपेन के साथ हो। विंग शॉक होकर कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वांगजी अब सीरियस टोन में कहता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है तब से ही मेरा दिमाग ख़राब है। विंग कहता है क्यों? वांगजी कहता है विंग तुम्हें पता है तुम एक नंबर के इडियट, गधा और बेवकूफ़ हो। विंग कहता है वांगजी व्हाट डू यू मीन कि मैं एक नंबर का इडियट, गधा, बेवकूफ़ हो? वांगजी कहता है हाँ तुम हो, क्योंकि तुम्हें हमेशा से लोगों के बैकग्राउंड पसंद आते हैं, उनका दिल नहीं। कॉलेज में तुम बेंचाओं के आसपास ही घूमते थे, क्योंकि वो रिच था ना तुम्हारी तरह, और आज भी वैसा ही है। आज भी तुम रिच लोगों के साथ ही बात करना पसंद करते हो, जैसे हैपेन से, क्योंकि वो रिच पर्सन है। विंग कहता है नहीं वांगजी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांगजी विंग को चुप कराते हुए उसके करीब आकर कहता है वैसे विंग अब तो मैं भी रिच हूँ, मेरे पास भी दौलत है, हैसियत है, तो अब ये बताओ कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? विंग कहता है ये क्या कह रहे हो वांगजी तुम? खैर अभी इस बात पर छोड़ो, वैसे भी तुम काफ़ी ड्रंक हो। वांगजी कहता है मैं ड्रंक हूँ तो अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग पूछता है क्या, कौन सी बात? वांगजी कहता है वैसे विंग एक बात बताओ, अगर कॉलेज टाइम पे मेरे पास पैसा होता तो क्या तुम मुझे डेट करते? विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो वांगजी, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं डेट उसी को करूँगा जिसे देखकर मेरे दिल की घंटी बजे, और अभी तक मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिला है जिसे देखकर मेरे दिल में घंटी बजी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं उस समय तुम्हें डेट करता या फिर नहीं। वांगजी कहता है विंग दिल में घंटी ऐसे ही बज जाती है क्या? नहीं विंग, दिल में घंटी बजाने के लिए कुछ करना पड़ता है। विंग कहता है क्या मतलब? वांगजी कहता है अगर किसी को ये जानना हो कि उसके लिए परफेक्ट पार्टनर कौन होगा, उसके लिए उसे उस इंसान को हक करना पड़ता है, किस करना पड़ता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है वांगजी। वांगजी कहता है होता है विंग, यही होता है। अच्छा ठीक है, फिर अभी चेक कर लेते हैं। विंग कहता है कैसे? वांगजी कहता है मुझे हक करके देखो, अगर मुझे हक करने के बाद तुम्हारे दिल की घंटी नहीं बजी तो तुम किसी और को हक कर सकते हो। विंग कहता है सच्ची, क्या ऐसा होता है? वांगजी कहता है ऐसा ही होता है, तुम खुद चेक कर लो। इतना कहते ही वांगजी विंग को हक कर लेता है, जो देखते हुए पहले तो विंग शॉक होता है, मगर कुछ देर बाद विंग को अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि विंग ने किसी अल्फ़ा को हक किया था। तभी वांगजी कहता है क्या तुम्हें अभी भी अपने दिल की घंटी नहीं सुनाई दे रही है? विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है नहीं। वांगजी कहता है ओके, और इतना सुनना हुआ ही था कि वांगजी विंग के लिप्स पर अपना लिप्स रखता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। अब तो विंग पूरी तरह शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो एकदम स्टीफ होकर खड़ा रहता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और इधर वांगजी बस विंग के लिप्स को सक किए जा रहा था। और जब वांगजी का मन भर जाता है वो विंग को छोड़ता है और पूछता है क्या अब तुम्हारे दिल की घंटी बजी? मगर विंग तो कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद वांगजी 2-3 बार विंग को आवाज़ भी देता है, मगर विंग अभी भी कोई जवाब नहीं देता। अब वांगजी विंग को वैसे ही छोड़कर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद हैपेन विंग को ढूंढते हुए वॉशरूम में आता है और वो विंग को एकदम स्टीफ देखकर विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ, वो ऐसे क्यों खड़ा है। जो सुनकर विंग कहता है हैपेन मुझे हक करना। हैपेन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मुझे हक करना। हैपेन कहता है ओके, और वो विंग को हक कर देता है, मगर हैपेन के हक करने पर विंग को कुछ भी फील नहीं होता। जो देखते हुए विंग कहता है ठीक है,
तभी हैपेन पूछता है क्या हुआ उसे। विंग कहता है कुछ नहीं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैपेन कहता है वो क्या है ना, तुम काफ़ी देर से दिखे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। विंग कहता है ओह, क्या बाहर सब ठीक है। हैपेन कहता है ऑलमोस्ट। विंग कहता है क्या मतलब। हैपेन कहता है कुछ लोग तो ड्रिंक करके लुढ़क चुके हैं, कुछ अपने अपने पार्टनर के साथ गुलू कर रहा है और कुछ हम जैसे बस उन्हें देख रहे हैं। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो। हैपेन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, चलो बाहर चलकर देखो। और अब हैपेन और विंग बाहर आते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ शुयान और शाओसिन चेन एक दूसरे के लैब में बैठकर किस कर रहे थे और एक दूसरे को यहाँ वहाँ टच कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से चेन और मिंग्याओ भी एक दूसरे के लैब में बैठकर किस कर रहे थे। वहीं न्यूसेन और सोंगलेन वो दोनों बेहोश थे, साथ ही वेनिंग ये सब भी बेहोश थे। और वांग जी जो अभी भी ड्रिंक कर रहा था, उसे देखते ही विंग को वांग जी का हक और किस याद आने लगता है। और अब विंग के दिमाग में बात आती है कि वांग जी तो उसका एडवाइस उसको एडवांटेज लेकर बाहर आ गया। जो सोचते हुए विंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीधे वांग जी के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरे साथ वो सब कैसे किया। वांग जी पूछता है मैंने क्या किया। विंग दांत पीसते हुए कहता है किस। वांग जी कहता है वो तो तुम्ही ने कहा था ना। विंग कहता है मैंने क्या कहा था वांग जी। वांग जी कहता है तुम्ही तो पता करना था कि तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर कौन है जिसे देखकर तुम्हारे दिल में घंटी बजे। तुम्ही ने तो चेक करने को कहा था। वैसे अब बताओ क्या तुम्हारे दिल की घंटी बजी या नहीं। विंग कहता है तुम्हें क्या मतलब। वांग जी कहता है हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। जाओ अपने हैपेन के पास जाओ, देखो वो बेचारा कैसे वेंचिंग को घूर रहा है, जाओ उसे संभालो। वांग जी इतना कहकर वहाँ से उठता है और अपने रूम में जाने लगता है। मगर विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी बात को पूरी सुने बिना ही वहाँ से चला जाए। वो वांग जी से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है। मगर अफसोस जब तक विंग वांग जी के पीछे पहुँचता है, वांग जी अपने रूम में जाकर डोर को बंद करके सीधा वॉशरूम में घुस जाता है और फिर अपने सारे कपड़े निकाल कर साइड फेंक देता है और एकदम निकिट होकर शावर लेने लगता है। इधर तब तक विंग भी पहुंच जाता है और वो वांग जी का डोर ओपन करके अंदर आता है। उसके बाद उसे शावर लेने की आवाज़ आती है, इसलिए वो मन में कहता है ओ तो ये शावर ले रहा है, और विंग वॉशरूम में ही घुस जाता है। उसे नहीं पता था कि वांग जी एकदम निकिट होकर शावर ले रहा है। तभी विंग अंदर आता है और वो गेट को जोर से खोलता है, जिसकी वजह से वांग जी पलट चुका था और वो सामने देखता है जहाँ विंग था। वही विंग भी जब वांग जी को अपने सामने निकट देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वांग जी तो शौक और वो जल्दी से विंग के माउथ में हाथ रख कर कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, चीख क्यों रहे हो। तभी विंग करता है और आंखों से नीचे इशारा करता है। वांग जी अब नीचे देखता है तो वो शौक और विंग के माउथ से अपना हाथ हटाकर अपने लिटिल लैन को छुपाने लगता है। तभी विंग हंसते हुए कहता है वांग जी तुम निकिट होकर शावर लेते हो छोटे बच्चे की तरह। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे बचपन में ऐसे नहलाती थी और तुम इतने बड़े होकर निकिट नहाते हो। वांग जी कहता है विंग हंसना बंद करो और बाहर निकलो। विंग कहता है ओके आई एम सॉरी मगर मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है ओके बाहर तो निकलो। विंग कहता है ओ। विंग बाहर आ जाता है। इधर विंग भी थोड़ा नशे में था, इसलिए वो ये सब हरकत कर रहा था। अब वांग जी बाथरोब पहनकर बाहर आता है और वो विंग से कहता है अब क्या बात है विंग वैसे भी तुम्हें जो पूछना था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया था। विंग कहता है वो तो ठीक है, मगर अब मैं ये पूछना चाहता था कि जब तुमने मुझे हक किया तो अजीब लगा, मगर जब हैपेन ने हक किया तो अजीब नहीं लगा, क्यों। तभी वांग जी शौक होकर पूछता है क्या हैपेन ने तुम्हें हक किया। विंग कहता है हाँ, मगर उसके हक करने पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हक करने पर मुझे कुछ तो फील हुआ। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है पता नहीं, मगर मेरी बॉडी में अजीब तरीके से रिएक्ट की। वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने लिए फिर से ड्रिंक बनाता है और पीने लगता है। तभी विंग आके उसके हाथ से गिलास छीनता है और खुद पी लेता है। तभी हम देखते हैं वांग जी कुछ कहने वाला था, अचानक ही उन दोनों को अजीब होने लगता है। वो दोनों ही अपनी बॉडी में एक हॉटनेस महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि ये कमरा पहले से ही मिंग्याओ ने चुना था अपने और सिचेन के लिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते थे। इसलिए जब मिंग्याओ होटल में आया था तो उसने आते ही एक वेटर से कहा था कि वो एक रूम में कुछ ऐसा
स्प्रे कर दे कि जब हम लोग उस रूम में जाए तो हम लोग हॉट महसूस करें और फिर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर ले। लेकिन जो प्लान मिंग्याओ ने अपने लिए बनाया था वो तो उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि मिंग्याओ की जगह विंग और वांगजी उस रूम में आ गए थे और अब उस चीज़ का नशा विंग और वांगजी को होने लगता है। जो देखते ही विंग वांगजी से पूछता है कि क्या उसे भी चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ घूम रहा है। वांगजी जिसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वो विंग को मना करते हुए कहता है नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। विंग कहता है फिर मेरा सर क्यों घूम रहा है। वांगजी कहता है लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली। तभी वांगजी का भी सर घूमने लगता है और कहता है शायद मेरी भी ड्रिंक कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरा सर भी घूमने लगा है। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है पर मुझे अब हॉट महसूस हो रहा है, और वो अपने शर्ट के 3 बटन को ओपन कर देता है। जो देखते हुए वांगजी कहता है क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो वांगजी। वांगजी कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ तुम मुझे सेड्यूस नहीं करना चाहते हो तो फिर तुमने अपने शर्ट के बटन क्यों खोले। विंग कहता है मुझे गर्मी हो रही थी इसलिए। वांगजी कहता है पर कमरे में तो एसी चल रही है ना, फिर तुम्हें गर्मी क्यों हो रही है। विंग कहता है पता नहीं। तभी वांगजी कहता है वैसे गर्मी तो मुझे भी हो रही है, और वो अपने बाथरोब को खिसकाने लगता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ, तुम बाथरोब को लूज क्यों कर रहे हो। वांगजी कहता है पता नहीं पर अचानक मुझे भी गर्मी होने लगी। विंग कहता है अच्छा फिर तो इसे पूरा उतार दो। वांगजी कहता है नहीं। विंग पूछता है क्यों। वांगजी कहता है क्योंकि मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। विंग कहता है क्या सच्ची, दिखाओ, और वो वांगजी का बाथरूम हटाने लगता है। तभी वांगजी कहता है नहीं विंग इसे मत हटाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है ओ अच्छा, और क्यों अच्छा नहीं होगा। वांगजी कहता है अगर तुमने मेरा बाथरूम हटाया तो मैं भी तुम्हारे कपड़े हटा दूंगा, और फिर जो होगा तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या करोगे तुम जो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा। विंग कहता है सब कुछ मतलब। वांगजी कहता है विंग क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या क्या करने को कह रहा हूँ। विंग कहता है नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, वैसे भी किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। वांगजी कहता है क्या सच में तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। विंग कहता है हाँ अभी बताया तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। वांगजी कहता है तो क्या मैं तुम्हें बताऊँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना। विंग कहता है हाँ बताओ, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। वांगजी कहता है ओके फिर पास आओ। विंग भी वांगजी के पास आ जाता है, और अब वांगजी विंग के करीब आकर उसके कान के पास आकर कहता है विंग तुम्हें पता है जब एक अल्फ़ा और एक ओमेगा दोनों करीब आते हैं ना तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होती है, और उस अट्रैक्शन में वो सब कुछ कर लेते हैं और ओमेगा को ये करने में प्लेजर मिलता है, तो क्या तुम उस प्लेजर को लेना चाहते हो। विंग कहता है हाँ पर वो कहाँ मिलता है। वांगजी कहता है वो किसी शॉप पर नहीं मिलता है बल्कि अट्रैक्शन के जरिए मिलता है। विंग कहता है सच्ची। वांगजी कहता है हाँ सच्ची। विंग कहता है फिर मैं भी उस प्लेजर को महसूस करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो प्लेजर दे सकते हो। वांगजी कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें चाहिए। विंग कहता है हाँ चाहिए वांगजी, प्लीज़ वांगजी दो ना, मुझे वो प्लेजर दो ना। वांगजी कहता है ओके, और फिर इतना कहते ही वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग वांगजी को दूर हटाते हुए कहता है ये तो तुम किस कर रहे हो। वांगजी कहता है हाँ तो इसी से तो होगा। विंग कहता है सच। वांगजी कहता है यकीन ना हो तो तुम भी मेरे लिप्स को गुस्सा करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। विंग ये सुनता है और वो भी वांगजी के लिप्स को पकड़ता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। इधर वांगजी भी विंग को किस बैक कर रहा था, और फिर धीरे धीरे दोनों ही उस किस में मेल्ट हो जाते हैं, और कब उन दोनों के कपड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, और फिर दोनों ही एक दूसरे के बॉडी से खेलते खेलते इंटीमेट हो जाते हैं। जहाँ पहले तो विंग को पेन होता है मगर बाद में उसे प्लेजर मिलता है, और फिर दोनों ही पूरी रात एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए थे, वो भी निकेट। अब कुछ देर बाद वांगजी के फ़ोन की घंटी बजती है, जिस वजह से वांगजी और विंग की नींद टूट जाती है, और दोनों ही जैसे अपने आँखें खोलते हैं। वो शौक तभी विंग अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा था। फिर भी वो वांगजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वांगजी कहता है यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। विंग शॉक होकर कहता है तुम्हारा रूम। वांगजी कहता है हाँ मेरा रूम। अब विंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो ब्लैंकेट उठाकर देखता है तो वो निकलता है, जो देखते हुए विंग जोर से चिल्लाता है वांगजी। वांगजी अपने कान बंद करते हुए कहता है
क्या हुआ? तभी विंग गुस्से में कहता है, यू शेमलेस पर्सन, तुमने मेरे साथ क्या किया? वांग जी कहता है, मैंने अब वांग जी को भी कुछ एहसास होता है और वो अपना ब्लैंकेट हटाकर भी देखता है और वो भी शॉक होकर चिल्लाता है। तभी विंग भी अपने कानों के ऊपर हाथ रखकर कहता है, यू शेमलेस पर्सन, क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, यू इडियट, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली। विंग कहता है, बकवास बंद करो, तुमने मेरी वर्जिनिटी ली है। वांग जी कहता है, नहीं, तुम मेरे कमरे में हो, ना कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। इसका मतलब तुमने मेरी वर्जिनिटी ली है। विंग कहता है, बकवास बंद करो और भूल जाओ हमारे बीच कुछ हुआ था। वांग जी कहता है, कैसे भूल जाओ जबकि तुमने मेरी वर्जिनिटी ली है और तुम उल्टा मुझे सेमलेस कह रहे हो, जबकि सेमलेस पर्सन तुम हो। पता नहीं कब तुम मेरे कमरे में आए और मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया। विंग कहता है, आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया? कहीं तुम तो मुझे अपने रूम में नहीं लाए ना? वांग जी कहता है, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो तुम जैसे पर्सन को लाऊंगा। विंग कहता है, मुझे से तुम्हारा क्या मतलब है? वांग जी, मत भूलो, कॉलेज टाइम में तुम ही थे, तुम्ही ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट भी किया था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था और बहुत कुछ बुरा भला भी कहा था। वांग जी वो सब याद करता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो विंग से कहता है, गेट आउट। विंग शॉक होकर कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा गेट आउट, बाहर निकलो मेरे रूम से। विंग कहता है, ओके ओके, जा रहा हूँ, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और विंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो अचानक चिल्लाकर बैठ जाता है और इधर वांग जी उसे घूर के देखता है। तभी विंग कहता है, घूरो मत, अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठा, बैक में और बेली में काफ़ी पेन है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। जिस पर वांग जी कुछ नहीं कहता और सीधे अपने साइड से रखे लैंडलाइन वाले फ़ोन को उठाता है और रिसेप्शन पर कॉल करके अपने कमरे में मेडिसिन वगैरह मंगवाता है। उसके बाद वांग जी खुद ही वहाँ से उठता है और वॉशरूम में जाकर शावर लेता है, अपना रेडी वगैरह होता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग अपना सर पकड़कर कहता है, विंग, वाकई तू एक नंबर का गधा बेवकूफ़ इडियट है जो वांग जी के रूम में पहुंचकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। क्यों? आखिर तुमने वांग जी के साथ नाइट स्पेंड क्यों की? तू जानता है ना वांग जी तुझसे और तेरी फैमिली से नफरत करता है, फिर भी तुमने उसी के साथ उसी के रूम में नाइट स्पेंड कर ली। तू ऐसा कैसे कर सकता है? विंग यही सब सोचता है और फिर हिम्मत करके वो भी उठता है और शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो भी रेडी होता है और फिर वो भी रेडी होता है। तभी विंग के गेट पर नॉक होता है। विंग पूछता है, कौन है? बाहर से एक आवाज़ आती है, रूम सर्विस सर, मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ। विंग कहता है, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो पर्सन अंदर आता है, विंग को मेडिसिन का पार्सल देता है और फिर विंग को बाय कहकर चला जाता है। अब विंग मेडिसिन वगैरह लेता है और फिर वहाँ से निकलकर वो सीधा अपने मेंशन आता है जहाँ चैन और म्यामे आ चुके थे और वो विंग को देखते ही विंग को हक करता है। तभी विंग आउच करता है जहाँ चैन पूछता है कि उसे क्या हुआ। विंग कहता है, कुछ नहीं, बैक में पेन हो रहा है। तू बता, तू कब आया? चैन कहता है, मैं तो कल शाम को ही आ गया था और आंटी ने बताया कि तू अभी भी अपने काम पर है। वैसे रात को क्या काम था? विंग कहता है, कुछ नहीं, सिचेन की बैचलर पार्टी थी। चैन शौक होकर कहता है, सिचेन की बैचलर पार्टी थी? विंग, तू जानता है ना हमें अभी वांग जी के मैरिज पर फोकस करना है, तो तू कैसे किसी थर्ड पर्सन की बैचलर पार्टी अरेंज कर सकता है? जो सुनकर विंग कहता है, नहीं चैन, वो थर्ड पर्सन नहीं है बल्कि इस वेडिंग का मेन पर्सन है। चैन कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, मेरा मतलब मैरिज लैन वांग जी की नहीं बल्कि उसके गगल लैन सिचेन की है, वो भी मिंग्याओ से। चैन शौक होकर कहता है, क्या? इसका मतलब लैन वांग जी की मैरिज नहीं है? विंग कहता है, हाँ चैन। चैन कहता है, वाओ, ये तो अच्छी बात है ना, अब तू लैन वांग जी पर चांस मार सकता है। विंग शौक होकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो चैन? चैन कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ विंग, वैसे भी देखना वांग जी कितना हैंडसम है और अब तो वो रिच भी है। वैसे भी तुझे तो हमें अपने स्टेटस का ही पसंद चाहिए था ना, तो फिर क्यों ना तू अब वांग जी को पटा ले और उससे मैरिज कर ले। सोच, तू एक बार लैन वांग जी का पार्टनर बन गया ना, तो हमारी ये छोटी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो सुनकर विंग कहता, ओ, तू चाहता है कि मैं कंपनी बढ़ाने के लिए उस एरोगेंट पर्सन से मैरिज कर लूँ? चैन कहता है, विंग, एरोगेंट वो नहीं बल्कि तुम हो। हाँ विंग, तुम हो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुमने वांग जी के साथ उसको रिजेक्ट करने के बाद क्या क्या किया था। हाँ विंग, और उसने गलती तुम्हारी थी ना कि वांग जी। वैसे वांग जी अच्छा डिजर्व करता था,
लेकिन तुम मेरे फ्रेंड होने के साथ साथ मेरे बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। जो गलती तुमने पहले की थी वो गलती अब मत कर लो और वांग जी को अपना लो, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। विंग शॉक होकर कहता है, क्या तुमसे किसने कहा कि वांग जी मुझसे अभी भी प्यार करता है? चैन कहता है, बस पता चल गया, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वांग जी पर ध्यान दो और उसे वापस से अपना बना लो। इधर विंग चैन की बात सुनता है मगर कुछ भी नहीं कहता और अपने रूम में आ जाता है, जहाँ विंग लचकते हुए चल रहा था। और जैसे ही वो ऊपर लॉबी में पहुंचता है तो म्या उसे देखते हुए कहती है, हाय विंग, तुम आ गए? विंग कहता है, तुम कैसी हो म्या? म्या कहती है, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ? और ये क्या, तुम लचक क्यों रहे हो? और ये क्या तुम्हारे नेक में ये कैसा निशान है? विंग कहता है, निशान? म्या कहती है, हाँ निशान, वैसे ये तो लव बाइट लग रहा है, इसका मतलब विंग तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? विंग कहता है, ऐसा नहीं है म्या, मैं अभी बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो चला गया और फिर अपने कमरे में आकर पहले तो बेड पर लेट जाता है, क्योंकि आज उसके बदन में पेन हो, उसका पूरा बदन पेन कर रहा था, उसके पूरे बदन में पेन हो रहा था और लेटे लेटे सोच रहा था कि वो लैन वांग जी के रूम में कैसे गया। वही सब याद करने लगता है, जहाँ विंग को याद आ जाता है कि कल पहले वांग जी ने हक किया था, किस किया था, तो उसकी बॉडी में अलग ही तरीके से रिएक्ट किया था। उसके बाद उसे वांग जी का किस करना, वांग जी को उसे पूछना, उसके बाद हैपेन का आना, हैपेन को हक करना, सभी चीज़ें याद आती है। और साथ ही ये भी कि वही वांग जी के रूम में गया था वांग जी से बात करने के लिए, जहाँ उसने वांग जी को निकेट भी देखा था। साथ ही मैंने उसके हाथ से ड्रिंक पी ली थी। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो यही सब सोच रहा था कि, और वो भी यही कह रहा था कि मेरे सावन लेने के बाद जब मैं विंग से बात कर रहा था तो क्यों अचानक मेरा भी सिर घूमने लगा और फिर हम दोनों करीब आ गए। क्यों, क्या मैं विंग को इतना प्यार करता हूँ कि उसे हैपन के साथ देखकर मैं जेलस था, इसलिए मैंने विंग के साथ वो सब कर दिया। दोनों इसी उलझन में थे और अब विंग इस चीज़ को याद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने काम पर मन लगाने लगता है और बहुत अच्छे से सिचेन की वेडिंग की जिम्मेदारी उठाता है, जो देख के सभी लोग विंग से इम्प्रेस हो जा रहे थे। वहीं वांग जी तो विंग को फुल इग्नोर कर रहा था और विंग भी अब शादी के 2 दिन पहले मैडम लेन खुद विंग के पास आती है और विंग के काम के लिए विंग को अप्रिशिएट करती है, जो सुनकर विंग तो काफ़ी हैप्पी होता है। तभी मैडम लेन कहती है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, अब ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनकर विंग कहता है, मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप देना ही चाहते हो तो मुझे माफ़ी दे दो, क्योंकि सबसे सच में मेरा अंकल को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वांग जी को हर्ट किया, मगर उस समय मैं बच्चा था, फिर मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी कि मैंने जो देखा सो समझा वही किया। मैडम लेन कहती है, ओके मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। विंग पूछता है, शर्त? कैसी शर्त? मैडम लेन कहती है, तुम्हें मेरे वांग जी से शादी करनी होगी। विंग कहता है, क्या? मैडम लेन कहती है, हाँ, तुम ही थे ना जिसने मेरे वांग जी को ठुकराया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब पूरी दुनिया के सामने तुम मेरे वांग जी को अपनाओ, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। विंग कहता है, पर मैम ये कैसे हो सकता है? मैं वांग जी से कैसे मैरिज कर सकता हूँ, जबकि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेनी कहती है, तो इस नफरत को प्यार में बदल दो और मेरे बेटे से मैरिज कर लो। विंग कहता है, पर मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता। लेनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे मॉम डैड से पहले ही बात कर ली थी और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। विंग शॉक होकर कहता है, क्या? कब? मैडम लेन कहती है, उसी दिन जिस दिन तुम मेरे घर आए थे, उसी दिन मैंने तुम्हारे मॉम डैड से बात कर ली थी, बस तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि ये फैसला तुम दोनों ही लो, मगर तुम दोनों अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए मुझे ये फैसला करना पड़ा। और हाँ, अगर तुम तैयार हो तो कल सिचेन और मिंग्याओ के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और वांग जी की भी मैरिज हो जाए। विंग जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और सीधे घर आता है, जहाँ उसकी मॉम पूछती है, वो आज जल्दी कैसे आ गया? जो सुनते ही विंग अपनी माँ से पूछता है कि क्या लैन वांग जी के पेरेंट्स ने आप लोगों से कुछ कहा? कांसा सेरेन कहती है, किस बारे में? विंग पूछता है, मेरी मैरिज के बारे में। कांसा सेरेन कहते हैं, हाँ कहा तो था, मगर हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है कि तुम लैन वांग जी से मैरिज करना चाहते हो या नहीं। विंग कहता है, अच्छा वैसे मॉम आपको क्या लगता है, मुझे वांग जी से मैरिज करनी चाहिए या नहीं? कांसा सेरेन कहती है, क्यों, क्या बात है? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। कांसा सेरेन कहती है, अगर मेरी राय लेना चाहता है
चाहते हो तो मैं यही कहूँगी, वांग जी बहुत समझदार है और सुलझा हुआ भी है। फिर वो तुमसे प्यार भी करता है, तो वो कभी भी तुम्हें कोई गलती नहीं होने देगा। इसलिए मेरी मानो तो तुम वांग जी से मैरिज कर लो। विंग पूछता है, और डैड क्या चाहते हैं? कांसा सरन कहती है, तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका है कि प्यार प्यार होता है, इसमें स्टेटस नहीं देखा जाता। विंग कहता है, मगर मॉम, हम दोनों को लगता ही नहीं कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। कांसा सेरेन कहती है, फिक्र मत करो, शादी के बाद सब समझ आ जाएगा। विंग कहता है, सच में? कांसा सेरेन कहती है, हाँ सच में विंग, शादी के बाद पता चल जाएगा। वैसे भी जब तुम्हारे डैड और मेरी शादी हुई थी तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर फिर भी हमने अपनी शादी के 30 साल एक दूसरे के साथ हैप्पीली बिताए हैं ना। वैसे ही तुम भी बिता लोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बाहर से रूड एरोगेंट है, मगर अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड पजेसिव पार्टनर बनेगा। इसी तरह विंग को समझाने के बाद फाइनली विंग अपनी माँ से कहता है कि वो शादी के लिए तैयार है, और यही खबर अब कांसा सेरेन लेनी को देती है उसकी बताती है कि विंग मान गया है, वो वांग जी से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर तो लैन फैमिली हैप्पी हो जाती है, यहाँ तक कि वांग जी भी हैप्पी हो जाता है, मगर अपने मन में सोचता है, वैसे वो भले ही शादी के लिए मान गया है, मगर मैं जानता हूँ वो एरोगेंट बनकर ही रहेगा। पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं मेरा एरोगेंट पार्टनर कब तक एरोगेंट बनकर रह पाएगा। अब 2 दिन बाद जहाँ एक शादी का प्लान था, वहाँ 2 शादी हो रही थी, जहाँ सीचेन और मिंग तो स्टेज पर थे, और वहीं विंग अपने मॉम डैड के साथ स्टेज की तरफ आ रहा था। उसके बाद वी चांद से विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देता है। इधर दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, मगर उसके बावजूद दोनों शादी कर लेते हैं। इधर वी चांद से कुरेन और लेनी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कुरेन और लेनी के साथ किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इधर कुरेन वी चांद से कहता है, वी चांद से अब जो हुआ सो हुआ, अब सब भूल जाओ, और आज से हम एक नई और हैप्पी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जिस पर वी चांद से मुस्कुराकर हाँ कहता है और कुरेन को गले लगाता है। उसके बाद विंग और वांग जी सीचेन और मिंग्याओ, जिनकी वेडिंग नाइट लैंड मेंशन में नहीं बल्कि उनके डेस्टिनेशन पर होती है, मेरा मतलब उनके पेरेंट्स ने उन्हें शादी के दिन ही हनीमून पर भेज दिया था। तो गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपसे कल मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।